हाय दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 2022 के मॉडल पेपर सेट 1 को देखेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा यह वीडियो आपके होने वाले 2023 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? पहला ऑप्शन है वाटरलू, दूसरा ऑप्शन है न्यू ऑरेलिस, तीसरा ऑप्शन है वेरेंडून या चौथा ऑप्शन है हर्ष शू बेड। तो 1815 ईस्वी में फ्रांस की हार वाटरलू की लड़ाई में हुई थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, वाटरलू। हमारे इस सेट का अगला क्वेश्चन, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त थी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है 5। तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, 3। हमारे इस सेट का अगला क्वेश्चन, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है सामंत वर्ग, दूसरा ऑप्शन है सर्वहारा वर्ग, तीसरा ऑप्शन है पादरी वर्ग या चौथा ऑप्शन है जदीदी वर्ग। तो चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को पादरी वर्ग कहा जाता था, तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, पादरी वर्ग। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? पहला ऑप्शन है 1771, दूसरा ऑप्शन है 1781, तीसरा ऑप्शन है 1791 या चौथा ऑप्शन है 1801। तो फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी को बना था, तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, 1791। हमारा अगला क्वेश्चन, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आतंक राज, दूसरा ऑप्शन है निरंकुश राज, तीसरा ऑप्शन है गणतांत्रिक राज या चौथा ऑप्शन है तानाशाही राज। तो फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को हम लोग आतंक के राज के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, आतंक का राज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? पहला ऑप्शन है जार निकोलस प्रथम, दूसरा ऑप्शन है जार निकोलस द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है जार निकोलस तृतीय या चौथा ऑप्शन है जार निकोलस चतुर्थ। तो 1917 से पूर्व रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था, तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, जार निकोलस द्वितीय। हमारा अगला क्वेश्चन, रूस संसद का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है संसद भवन, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट या चौथा ऑप्शन है ड्यूमा। तो रूस के संसद को हम लोग ड्यूमा के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, ड्यूमा। हमारा अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है केरेंस्की, तीसरा ऑप्शन है जार निकोलस द्वितीय या चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था, तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, लेनिन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांतियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा ऑप्शन है जमीन किसानों को देना, तीसरा ऑप्शन है कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो रूसी क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना और जमीन किसानों को देना था, तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, 1 और 2। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1905, दूसरा ऑप्शन है 9 जनवरी 1905, तीसरा ऑप्शन है 15 जनवरी 1905 या चौथा ऑप्शन है 20 जनवरी 1905। तो खूनी रविवार के नाम से हम लोग 9 जनवरी 1905 को जानते हैं, तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, 9 जनवरी 1905।
हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 4.2%, दूसरा ऑप्शन है 2.4%, तीसरा ऑप्शन है 2.2% या चौथा ऑप्शन है 1.7%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 2.4%। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? पहला ऑप्शन है 23.30 अंश पूर्वी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है 23.30 अंश दक्षिणी अक्षांश या तीसरा ऑप्शन है 82.30 अंश पूर्वी देशांतर या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। हमारा अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड या चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो कर्क रेखा इन राज्य में से उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ उड़ीसा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है नेपाल या चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग नेपाल। हमारा अगला क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरी होती है क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है द्वीप, दूसरा ऑप्शन है तट, तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीप या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरी होती है उन्हें प्रायद्वीप कहते हैं, तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग प्रायद्वीप। हमारा अगला क्वेश्चन, बाढ़ वाले मैदानों के नए युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भाबर, दूसरा ऑप्शन है भांगर, तीसरा ऑप्शन है खादर या चौथा ऑप्शन है तराई। तो बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग खादर। हमारा अगला क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कोरोमंडल, दूसरा ऑप्शन है कन्नड़, तीसरा ऑप्शन है कोकण या चौथा ऑप्शन है उत्तरी सरकार। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को हम लोग कन्नड़ के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख कन्नड़। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है अंडमान द्वीप, तीसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क लक्षद्वीप। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के सबसे बड़े अफवाह किस नदी का है? पहला ऑप्शन अमेजॉन, दूसरा ऑप्शन है नील नदी, तीसरा ऑप्शन है सिंधु नदी या चौथा ऑप्शन गंगा नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा अफवाह अमेजॉन नदी का है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क अमेजॉन नदी। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा ऑप्शन यमुना, तीसरा ऑप्शन नर्मदा या चौथा ऑप्शन गोदावरी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से नर्मदा नदी है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग नर्मदा नदी। हमारा अगला क्वेश्चन, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? पहला ऑप्शन 25%, दूसरा ऑप्शन 35%, तीसरा ऑप्शन 75% या चौथा ऑप्शन 100%। तो पूर्व गांव की 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग 75%। हमारा अगला क्वेश्चन, खरीफ फसल की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन जून से अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन नवंबर से अप्रैल, तीसरा ऑप्शन अप्रैल से अगस्त या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल के लिए जून से अक्टूबर की अवधि होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध है? पहला ऑप्शन खाद्य के उत्पादन में, दूसरा ऑप्शन तिलहन के उत्पादन में, तीसरा ऑप्शन दूध के उत्पादन में या चौथा ऑप्शन मत्स्य पालन से। तो
हरित क्रांति का संबंध खाद्य के उत्पादन से है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, खाद्य के उत्पादन से। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? पहला ऑप्शन औजार, दूसरा ऑप्शन भवन, तीसरा ऑप्शन नगद पैसा तथा कच्चा माल या चौथा ऑप्शन मशीन। तो इनमें से कार्यशील पूंजी का उदाहरण नगद पैसा तथा कच्चा माल है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, नगद पैसा तथा कच्चा माल। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? पहला ऑप्शन खेतों की जुताई करना, दूसरा ऑप्शन सिंचाई करना, तीसरा ऑप्शन फसल की देखभाल करना या चौथा ऑप्शन खाद एवं बीज की बिक्री करना। तो इनमें से गैर कृषि क्रिया का उदाहरण है खाद एवं बीज की बिक्री करना, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, खाद एवं बीज की बिक्री करना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। दूसरा कथन है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है केवल कथन एक सही है, दूसरा केवल कथन दो सही है, तीसरा ऑप्शन है कथन एक और दो दोनों सही है, या चौथा ऑप्शन है कथन एक और दो दोनों गलत हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, एक और दोनों कथन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? पहला ऑप्शन शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। दूसरा ऑप्शन, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता है। तीसरा ऑप्शन, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य एवं वेतन नहीं मिलता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षण में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? पहला ऑप्शन सेतु पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन स्कूल लोटो शिविर, तीसरा ऑप्शन क और ख दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर भी चलाई गई, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, क और ख दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है। दूसरा ऑप्शन, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन, जब वर्षा के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। चौथा ऑप्शन, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, जब वर्षा के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन कानून का शासन, दूसरा ऑप्शन राजा का शासन, तीसरा ऑप्शन लोगों का शासन या चौथा ऑप्शन कुछ विशेष लोगों का शासन। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, लोगों का शासन। हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मुकाबला, दूसरा ऑप्शन एक राजनीतिक दल का शासन, दूसरा ऑप्शन एक व्यक्ति एक वोट एक मोल,
चौथा ऑप्शन कानून का राज और अधिकार का आदर। इसका सही जवाब होगा एक ही राजनीतिक दल का शासन, जो लोकतांत्रिक की विशेषता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। चौथा ऑप्शन लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गो। हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? पहला ऑप्शन लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। दूसरा ऑप्शन लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिकार जवाबदेही वाला स्वरूप है। तीसरा ऑप्शन लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। चौथा ऑप्शन लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान ही नहीं बढ़ाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? पहला ऑप्शन 1992, दूसरा ऑप्शन 1994, तीसरा ऑप्शन 1996 या चौथा ऑप्शन 1999। तो परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 1999 में सैनिक तख्ता पलट की थी। तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, 1999। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? पहला ऑप्शन 1991, दूसरा ऑप्शन 1992, तीसरा ऑप्शन 1993 या चौथा ऑप्शन 1994। तो दक्षिण अफ्रीका 1994 में स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? पहला ऑप्शन श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन जिम्बाब्वे या चौथा ऑप्शन चीन। तो रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, दक्षिण अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन 324, दूसरा ऑप्शन 250, तीसरा ऑप्शन 299 या चौथा ऑप्शन 385। तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, 299। हमारा अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहा? पहला ऑप्शन शासन प्रमुख का अधिकार, दूसरा ऑप्शन शासन प्रमुख का नाम, तीसरा ऑप्शन विधायिका के अधिकार या चौथा ऑप्शन देश का नाम। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, शासन प्रमुख का नाम। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? पहला ऑप्शन 26 नवंबर 1947, दूसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1948, तीसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 या चौथा ऑप्शन 26 नवंबर 1950। तो भारतीय संविधान ने अपना काम 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, 26 नवंबर 1949।